रहमान डकैत का असल नाम अब्दुर्रहमान था। उसकी पैदाइश कराची के इलाके लियारी में हुई। उसके वालिद का नाम दादा मोहम्मद उर्फ दादलू था, जो अपने वक्त का एक नामवर बदमाश हुआ करता था और लियारी में एक खास असर व रसूख रखता था। रहमान ने बचपन से ही अपने घर में हथियारों की स्मगलिंग, दुश्मनियां और खतरनाक माहौल देखा था। लियारी में गैंगवार की शुरुआत कोई एक दिन का वाकया नहीं था। ये एक दिहाइयों पर मुहित सिलसिला था, जो फुटबॉल और बॉक्सिंग के मैदानों से शुरू होकर मंशियात, जुए और बारूद की बूथ तक जा पहुंचा था। 1960 की दिहाई के आखिर में लियारी में मंशियात, हीरोइन और जुए के अड्डे कायम हुए। इस वक्त के दो बड़े नाम हाजी लालू और दाद मोहम्मद उर्फ दादलू थे। दोनों के दरमियान कारोबारी रकाबत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त बाकायदा गैंगवार का आगाज नहीं हुआ था। 1980 की दिहाई के आखिर में अफगानिस्तान की जंग के बाद कराची में असला आम हो गया था। इस दौरान लियारी में दाद मोहम्मद और हाजी लालू के करीबी साथी बाबू डकैत के दरमियान पहले झगड़े का आगाज हुआ। झगड़े की वजह इलाके की चौधराहट और मंशियात के अड्डों पर तनाज़ा था। बाबू डकैत ने दाद मोहम्मद यानी रहमान के वालिद को कत्ल कर दिया। ये वो लम्हा था जब रहमान, जो एक छोटा सा लड़का था, उसने इंतकाम की कसम खाई। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि इंतकाम के शोले थे। वालिद के कत्ल के बाद रहमान ने हाजी लालू के मुखालफिन से हाथ मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाई। कहा जाता है कि रहमान ने 13 साल की उम्र में अपनी वालदा को कत्ल किया। उसकी वजह थी उसकी वालदा के बाबू डकैत से नाजायज ताल्लुकात का शक होना। रहमान ने अपनी वालदा के कत्ल के बाद बाबू डकैत के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। इब्तदा में ये छोटे छोटे हमले और धमकियां थीं, ताकि इसके असरात और ताकत का अंदाजा हो सके। बाद में कार्रवाइयां ज्यादा मजबूत और जानलेवा हो गईं, जिसमें बाबू डकैत के करीबी साथी भी निशाने पर आए। रहमान ने आखिरकार बाबू डकैत को भी कत्ल कर दिया और अपना इंतकाम ले लिया। यह कत्ल न सिर्फ जाती इंतकाम था, बल्कि लियारी में अपनी ताकत कायम करने का एक बेहतरीन जरिया भी था। बाबू डकैत के खात्मे के बाद रहमान की लियारी में सियासी और क्रिमिनल असर व रसूख में काफी हद तक इजाफा हुआ, लेकिन बाबू डकैत के ग्रोह ने इस पर हमले शुरू कर दिए। अब लियारी दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ रहमान डकैत और दूसरी तरफ हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू, क्योंकि हाजी लालू जेल जा चुका था और अब अपने बाप की जगह उसके बेटे अरशद पप्पू ने संभाल ली थी। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान इख्तलाफ की जड़ें लियारी के इलाके और कारोबारी असर व रसूख में थी। हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू लियारी के कलाकोट और 15 नंबर गोट के इलाके में असर रखता था। अरशद पप्पू ने अपने वालिद के मंशियात और भत्ताखोरी के कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं रहमान दाद मोहम्मद के कत्ल के बाद लियारी में अपना असर बढ़ाना शुरू कर देता है। रहमान ने मुखालिफ गैंग से इत्तेहाद किया और अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सियासी और अवामी हिमायत भी हासिल की। दोनों में इख्तलाफ की वजह लियारी के इलाकों पर कब्जा था। मंशियात, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के मुनाफे पर तनाज़ा भी था। रहमान और अरशद पप्पू दोनों चाहते थे कि वो सबसे ज्यादा मजबूत और डरावने नजर आए। इब्तदा में दोनों एक दूसरे से फासला रखते थे, लेकिन वक्त के साथ छोटी मोटी दुश्मनियों को मिलकर हल कर लेते थे। आम शहरियों को अपनी हिमायत में रखने के लिए दोनों ने कभी कभी अवामी फलाह के काम भी किए, जैसे शादियों में इमदाद, फोर्ड्रेशन और छोटे मेडिकल कैंप वगैरह। अरशद पप्पू के गुरों ने रहमान के करीबी रिश्तेदारों को अगवा किया और कत्ल की धमकियां दी। रहमान ने जवाबन अरशद के करीबी साथियों पर हमले शुरू कर दिए। इसकी वजह थी मुनाफे पर तनाज़ा। अरशद पप्पू ने कुछ इलाकों में भत्ताखोरी के नए अड्डे कायम किए, जिससे रहमान के मुनाफे कम हो गए।
अरशद पप्पू ने कुछ रहमान के इलाकों पर भत्ताखोरी के अड्डे कायम कर लिए और रहमान को इससे कुछ तकलीफ थी क्योंकि वो उसके इलाके में आ गया था। रहमान ने अपने गिरोह के जरिए इन अड्डों को निशाना बनाया। रहमान ने अरशद पप्पू के इन अड्डों को दस्ती बम से हमला करके तबाह कर दिया। अब लियारी दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। रहमान डकैत का इलाका ज्यादातर कालाकोट, कायदाबाद और सच्चल गोट। अरशद पप्पू का इलाका ज्यादातर 15 नंबर गोट और हैदराबाद रोड के अतराफ। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पें आम थीं। कभी कभी तो आम लोग भी इसका शिकार हो जाया करते थे। छोटे हमले, अगवा बराए तावान, धमकियां में फोन कॉल्स, सियासी और अवामी हिमायत के लिए फलाही काम, ये सब दोनों हरबे इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन रहमान हमेशा टॉप पर ही रहता था। अरशद पप्पू ताकत का मुजाहरा करने के लिए फायरिंग, दस्ती बम और बाज़ औक़ात अवाम पर दहशत डालता था। दुश्मन गिरोहों को ख़त्म करने के लिए रहमान के साथियों पर भी हमले करवाता था। लियारी के अवाम खौफजदा हो गए और दोनों गिरोहों की वजह से शहर में रोज़ाना खूनरेज़ी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग का सिलसिला आम हो गया था। आखिरकार रहमान डकैत ने सियासी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए और अपना असर और रसूख को मुस्तहकम करने के लिए अपनी पार्टी बनाने का सोचा, जबकि अरशद पप्पू ने ज़्यादातर ताकत के मुजाहरे और खौफ का इस्तेमाल किया। रहमान डकैत ने अपनी ताकत को सियासी रंग देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसका मकसद सिर्फ सियासत में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए अपने खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस और दुश्मन ग्रोहों के खिलाफ सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल करना था। रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी राब्ता कायम किया। इस ताल्लुक़ के ज़रिए वो पार्टी में अपनी क़ुव्वत और असर व रसूख़ पैदा करना चाहता था, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल से भी उनके सियासी रवाबित थे और अच्छा ताल्लुक़ात था। पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद रहमान ने अपनी खुद की पार्टी पीएसी, पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जिसका मकसद लियारी में उसकी मतवाज़ी हुकूमत चलाना था। अवामी हिमायत हासिल करने के लिए रहमान ने फ्री मेडिकल कैंप्स और दवाइयाँ वगैरह का अवाम के लिए इंतज़ाम किया। वहाँ के लोगों की शादियों में मदद, खुराक के इंतज़ाम में ताउन, नौजवानों के लिए फ़ुटबॉल किट्स, अवाम का दिल जीतने के लिए ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए फ़ुटबॉल के ग्राउंड वगैरह बनवाना और वहाँ के नौजवानों की तालीम और नौकरियों के लिए कोशिश करना। ये सब रहमान ने अपने तौर पर कोशिश की ताकि वो अपना सियासी असर और रसूख बना सके और अपनी पार्टी को आगे ले जा सके। पहले जो भत्ताखोरी खुलेआम होती थी, अब वो चंदा या फलाही काम के नाम पर ली जाने लगी। ये न सिर्फ अवामी मकबूलियत में इजाफा हुआ, बल्कि पुलिस और रियासत के लिए रहमान के खिलाफ कार्रवाई करना भी मुश्किल हो गया। रहमान की फलाही सरगर्मियों और पीपल्स अमेन कमेटी की हिमायत की वजह से अगर पुलिस रहमान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करती तो औरतें और बच्चे एहतिजाजन उस ऑपरेशन को रुकवा देते, जिससे पुलिस के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी। रहमान इस अवामी रद्द-ए-अमल का फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत बरकरार रखना चाहता था। लियारी गैंगवार का मंजर फायरिंग और भत्ताखोरी तक ही तो महदूद नहीं था, बल्कि माली ताकत और असासों का भी बड़ा जाल था। इसका हिस्सा खास तौर पर जब गैंगवार के लीडरों ने सियासी तहफ़्फ़ुज़ और माली नेटवर्क को एक साथ जोड़ा तो उनके असासे मुल्क से बाहर तक फैल गए। लियारी, जहां खून की गहराइयों ने एक ताकतवर रियासत को रियासत के अंदर जन्म दे दिया था, वहीं खून के पीछे छुपी हुई कई चीज़ें थीं। दौलत और ज़मीन के असासे दुबई, मस्कत और ईरान तक फैले हुए थे। पाकिस्तान में ज़मीनों और कारोबारी कनेक्शंस का एक जाल जिसने गैंग लीडर को माली ताकत भी दी। बैंक अकाउंट्स, गाड़ियां, हत्ता के मशरिक़ वस्ता के शहरों में रजिस्टर्ड ऑफिस, ये वो सब चीज़ें हैं जो एक साउंड मीडिया और सरकारी जेआईटी रिपोर्ट ने इंकशाफ में दी। उज़ैर बलोच की अगर बात करें तो उज़ैर का ताल्लुक लियारी के मुतवस्सित तबके से था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था जिसका जराइम की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो महकमा सेहत में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था और अपने वालिद के ट्रांसपोर्ट के कारोबार में उसका साथ देता था। उसका ख्वाब एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना था, लेकिन लियारी के हालात ने उसे कहीं और धकेल दिया। एक वाक़या जिसने सब कुछ बदल दिया। उज़ैर बलोच के वालिद का नाम फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू दादलो था। वो लियारी में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे और इलाके में एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत समझे जाते थे। अरशद पप्पू, जो कि हाजी लालू का बेटा था और रहमान डकैत का जानी दुश्मन,
रहमान और अरशद पप्पू के दरमियान चौधराहट की जंग चल रही थी। इस दुश्मनी में अरशद पप्पू ने उज़ैर के वालिद फैज़ू दादलू को अगवा कर लिया। उज़ैर का वालिद फैज़ू दादलू रिश्ते में रहमान का खालू लगता था। अरशद पप्पू ने भारी तावन का मुतालबा किया। उज़ैर बलोच ने अपने वालिद को छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो तावन की रकम लेकर अरशद पप्पू के पास भी गया, लेकिन अरशद पप्पू का इरादा कुछ और ही था। अरशद पप्पू ने सिर्फ तावन के पैसे ही वसूल नहीं किए, बल्कि उज़ैर के वालिद को बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश कचरा कुंडी में फेंक दी। यहीं से उज़ैर बलोच का मुजरिमाना सफ़र शुरू हुआ। अपने वालिद की लाश कचरा कुंडी से उठाने के बाद उज़ैर के अंदर का शरीफ इंसान तो मर गया था, लेकिन उसके अंदर इंतकाम की आग ने एक अलग ही इंसान को जन्म दे दिया था। उज़ैर जानता था कि वो अकेला अरशद पप्पू का मुकाबला नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने रहमान के साथ इत्तेहाद किया। अरशद पप्पू का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना कज़न रहमान डकैत था। उज़ैर ने अपना खून का बदला लेने के लिए रहमान के गैंग में शमूलियत इख्तियार की। यहां से शुरू हुआ दिमाग और ताकत का मिलाप। रहमान को एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान की जरूरत थी जो गेम को मुनज़्ज़म कर सके, जबकि अरशद पप्पू को खत्म करने के लिए उज़ैर को हथियारों और ताकत की जरूरत थी। इन दोनों के मिलाप ने लियारी को एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत दे दी। यहां से एंट्री होती है चौधरी असलम खान की, जिन्हें कराची का आयरन मैन और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। इनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनका आगाज एक आम पुलिस अफसर के तौर पर हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर और खौफनाक पुलिस अफसर बनकर उभरे। चौधरी असलम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मानसहरा से था। उनकी परवरिश और तालीम कराची में हुई। वो 1984 में सिंध पुलिस में बतौर ASI भर्ती हुए। शुरू से ही वो एक निडर और एक्शन पसंद ऑफिसर थे। उनकी शोहरत उस वक्त बढ़ी जब उन्होंने कराची के मुश्किल तरीन इलाकों से जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला खौफ कतर कार्रवाइयाँ शुरू की। चौधरी असलम की जिंदगी का पहला मोड़ सन 1990 की दिहाई में आया। उस वक्त कराची में लिसानी और सियासी बुनियादों पर तशद्दुद उरूज पर था। चौधरी असलम इस ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में शामिल थे, जो उस वक्त की हुकूमत ने जुराइम पेशा अनासिर और अस्करी विंग्स के खिलाफ शुरू किया था। इस दौर में उनका नाम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर हुआ, क्योंकि वो मुजरिमों को अदालत ले जाने के बजाय मौके पर ही खत्म कर देना पसंद करते थे। जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया और कराची में गैंगवार रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान बेकाबू हो गई, तो हुकूमत ने लियारी टास्क फोर्स तश्कील दी और इसकी कमान चौधरी असलम को सौंपी गई। चौधरी असलम ने लियारी के अंदर घुसकर ऑपरेशन शुरू किए, जबकि इलाके में रहमान डकैत के किले नुमा व्हाइट हाउस पर हमला किया, जहां घंटों फायरिंग का तबादला हुआ। एक मोड़ ऐसा भी आया जब चौधरी असलम को एक मुबैना जाली मुकाबले रसूल बख्श बिरोही केस की वजह से खुद जेल जाना पड़ा और सस्पेंड कर दिया गया। चौधरी असलम के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी रहमान की हलाकत थी। रहमान को पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन बन चुका था, क्योंकि उसे सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। चौधरी असलम ने इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर हब रिवर रोड पर फौजी वर्दी में नाका लगाया और रहमान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो ईरान से वापस आ रहा था। गिरफ्तारी के अगले दिन खबर आई कि रहमान डकैत एक मुकाबले में मारा गया। उस वक्त अखबार और मीडिया में ये शेर सुर्खी बहुत ज़्यादा चली। इस वाक़े ने चौधरी असलम को बहुत ज़्यादा मशहूर किया और वो लियारी के गैंगस्टर के जानी दुश्मन बन गए। 9 अगस्त 2009 को रहमान की हलाकत हुई। चौधरी असलम ने उसे आम पुलिस मुकाबले में नहीं, बल्कि इंतहाई मुनज़्ज़म और फिल्मी मंसूबे के तहत ख़त्म किया। रहमान डकैत ईरान के सरहदी इलाके मंद से कराची वापस आ रहा था। चौधरी असलम को इसकी लोकेशन की इतला मिली। पुलिस ने जब रिवर रोड पर फौजी वर्दी में नाका लगाया तो रहमान ने समझा कि ये पाक आर्मी का नाका है, इसलिए उसने मज़ाहमत नहीं की और गाड़ी रोक दी। वहां चौधरी असलम और इरफान बहादुर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रहमान अपने 3 साथियों समेत इस मुकाबले में मार दिया जाता है। रहमान की हलाकत के बाद लियारी में शदीद एहतजाज होता है। लियारी के लोग
पुलिस के खिलाफ एहतजाज पर निकलते हैं। जिस रहमान को पकड़ना ही नामुमकिन था, उसे एक मुकाबले में अचानक मार दिया जाता है। अगर रहमान दौर की बात करें तो रहमान का खौफ और उसकी दहशतगर्दी की दास्तान लियारी की तारीख का वो बाब है जिसने कराची के बासियों की नींदें उड़ा दी थी। इस खौफ ने लियारी ही नहीं बल्कि पूरे कराची में अपनी धाक बिठा दी थी। रहमान ने अपनी दहशत कायम करने के लिए मतवाजी हुकूमत और अपनी अदालतें कायम की। रहमान का सबसे बड़ा खौफ यह था कि उसने लियारी को रियासत के अंदर एक अलग रियासत बना दिया था। उसने अवाम को अपने जाल के तौर पर इस्तेमाल किया, अवामी अदालतें कायम की। अगर इलाके में किसी का कोई झगड़ा होता तो वो पुलिस के बजाय रहमान के डेरे पर जाता था। इसकी अदालत का फैसला हतमी होता था और जो इस फैसले को नहीं मानता था उसे निशाने इबरत बना दिया जाता था। रहमान का माशी खौफ पूरे इलाके के ताजिरों पर तारी था। ताजिरों को एक लिफाफा मिलता था जिसके अंदर एक बुलेट हुआ करती थी और भत्ते की एक पर्ची। अगर रकम न मिलती तो घर के बाहर दस्ती बम से हमला किया जाता था। ताजिर को अगवा करके लियारी के टार्चर सेलों में लाया जाता, जहां उसे उस वक्त तक अजियत दी जाती जब तक उसके घर वाले करोड़ों रुपए ना दे दें। कराची पोर्ट से जो कंटेनर्स अफगानिस्तान नेटो फोर्सेस के लिए जाते थे, रहमान का गैंग उन्हें केमाड़ी और मारीपुर के करीब लूट लेता था। वो इन कंटेनर से कीमती सामान निकालकर लियारी की मार्केटों में सस्ते दाम बेचा करते थे, जिससे अवाम की मकबूलियत में उनका मजीद इजाफा होता जा रहा था। रहमान के बारे में मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं मारता था। इसने लियारी की तंग गलियों में खुफिया टॉर्चर सेल बना रखे थे, जहां मुखालफिन को उल्टा लटकाया जाता और उन पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता था। रहमान ने लियारी को पुलिस के लिए नो गो एरिया बना दिया था। अगर कोई पुलिस अफसर उसके इलाके में दाखिल होने की जरूरत भी करता था तो उसकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जाते थे। चौधरी असलम के साथियों को इन गलियों में निशाना बनाया जाता रहा। इसने लियारी की बुलंद इमारतों पर 24 घंटे पहरेदार बिठाए हुए थे जो पुलिस की नकलो हरकत पर नजर रखते थे। इसने अपने खौफ को इज्जत में बदलने के लिए खुद को सरदार कहलवाना शुरू कर दिया था। वो एक तरफ लोगों को मारता था और दूसरी तरफ गरीबों की शादियों, राशन पर पैसा भी खर्च करता था। इसका खौफ इसलिए भी ज्यादा था कि लोगों को समझ नहीं आती थी कि वो एक मसीहा है या फिर जल्लाद। रहमान डकैत का खौफ हथियारों से ज्यादा उसके निजाम पर था। इसने साबित कर दिया था कि वो कराची की मईशत, पोर्ट और होलसेल मार्केट को भी अपने दम पे चलाना और नचाना जानता है। यही वजह थी कि चौधरी असलम ने उसका इनकाउंटर किया तो ताजिरों ने सुख का सांस लिया और वहीं पर लियारी के बहुत से लोगों ने गम और एहतजाज भी किया। 2011 में डिफेंस में चौधरी असलम के घर के बाहर बारूद से बड़ा ट्रक टकरा दिया जाता है। उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, उनकी अहलिया और बच्चे बाल बाल बचते हैं। लेकिन चौधरी असलम मलबे पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं इनकी नस्लें तबाह कर दूंगा। चौधरी असलम का जुमला कि मैं तुम्हारी नस्लों को मिटा दूंगा, अगर मर्द के बच्चे हो तो पहाड़ों से उतर कर आओ, ये बड़ा मशहूर हुआ। चौधरी असलम की दुश्मनी एक रहमान ही नहीं बल्कि टीटीपी से भी थी। रहमान के बाद उज़ैर बलोच का उरूज शुरू होता है। रहमान की मौत ने लियारी में ताकत का एक बड़ा खला पैदा कर दिया था, जिसे उज़ैर बलोच ने फौरी तौर पर भर दिया। उज़ैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी की सरबराही संभाली। रहमान जहां एक गैंगस्टर था, वहीं उज़ैर एक सियासी सोच रखने वाला इंसान था। उज़ैर ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से अपने रवाबित बढ़ा लिए। उस वक्त के वज़रा और सियासतदान उज़ैर से अच्छे ताल्लुकात रखा करते थे। उज़ैर बलोच ने बाबर लाडा को अपना चीफ कमांडर बनाया और अरशद पप्पू के गैंग का लियारी से सफाया करना शुरू कर दिया। 2012 और 13 का लियारी, जब रियासत नाकाम हुई। 2012 की लियारी की तारीख एक स्याह तरीन है। उस वक्त कराची के हालात ऐसे थे कि वो दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में शुमार होने लगा। लियारी गैंगवार के कारिंदों ने न सिर्फ आम शहरियों बल्कि पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया। पुलिस वाले लियारी की सरहद में दाखिल होने से डरने लगे। कई एहलकारों को तशद्दुद करके कत्ल करके उनकी लाशें बोरियों में डालकर बाहर फेंक दी गई। अप्रैल 2012 का ऑपरेशन, हुकूमत ने लियारी में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियां भेजी गईं। उज़ैर बलोच के जंगजुओं, खास तौर पर हमजा ने रॉकेट के जरिए बुलंदोबारा इमारत से पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए। 8 दिन तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में पुलिस को बदतरीन शिकस्त हुई। पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियां लियारी की गलियों में फंस गई और गैंगस्टर ने इन पर दस्ती बम बरसाए। इस वक्त कराची में रोजाना
100 سے زیادہ لاشیں ملا کرتی تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق کراچی کو موت کا شہر کہا جانے لگا کیونکہ یہاں ریاست کی رٹ ختم ہو چکی تھی اور لیاری میں عزیر بلوچ کی متوازی حکومت چل رہی تھی۔ 2012 میں لیاری گینگ وار نے اپنا دائرہ پورے کراچی تک پھیلا دیا۔ تاجروں کا اغوا، کھارا در اور میٹھا در اور جوڑی بازار کے تاجروں کو اغوا کر کے لیاری کے ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا۔ مخالف لسانی گروہوں میں فساد شروع ہوئے، معصوم شہریوں کو اٹھایا گیا، بدترین اذیت دی گئی اور ان کی لاشیں کچرا کنڈیوں تک پہنچائی گئیں۔ لیاری کے فٹ بال گراؤنڈز جہاں کبھی رونق ہوتی تھی اب وہاں گینگسٹر کے مورچے بن چکے تھے۔ مائیں بچوں کو اسکول بھیجنے سے کتراتی تھی کہ کہیں وہ گولیوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ 2012 کی تباہی میں حمزہ کا کردار بڑا اہمیت رکھتا تھا۔ حمزہ ایک ایسا مجرم تھا جس نے پولیس کو اپنی انگلیوں پر نچا کر رکھا تھا۔ ارشد پپو اور حمزہ کی اگر بات کریں تو دونوں ہی دہشت کی علامت سمجھے جانے لگ گئے تھے۔ 2012 میں جب کراچی جرائم میں پہلے نمبر پر آ چکا تھا تو ریاست نے لیاری میں بختر بند گاڑیوں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہاں کا رستہ روکنے کے لیے ایک ہی گینگسٹر موجود تھا اور اس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ بابا لاڈلا کا سب سے خطرناک اور وفادار جنگجو تھا۔ وہ راکٹ لانچر اور ہیوی مشین گن کا ماہر تھا۔ اپریل 2012 میں پولیس کی بختر بند گاڑیوں کی لیاری کی تنگ گلیوں میں جیسے ہی داخلہ شروع ہوتی ہے تو حمزہ نے بلند عمارتوں سے مورچے سنبھالنا شروع کیے اور راکٹ لانچر سے پولیس کی ان گاڑیوں کو نشانہ بنایا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ 8 دن کی جنگ میں حمزہ کی فائرنگ اور راکٹ حملوں کی وجہ سے پولیس ان تنگلیوں میں پھنس کر رہ گئی۔ کئی اہلکار شہید ہوئے۔ بالآخر ریاست کو بغیر کسی کامیابی کے پیچھے ہٹنا پڑا جس سے عزیر، بابا لاڈلا اور حمزہ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ارشد پپو کے قتل کی۔ مارچ 2013 رحمان ڈکیت کی موت کے بعد ارشد پپو کو لگا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن عزیر بلوچ اپنے والد کے بدلے کو نہیں بھولا تھا۔ مارچ 2013 میں وہ دن آیا جب لیاری نے انسانیت کی تذلیل کا وہ منظر دیکھا جو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ ارشد پپو اور اس کے بھائی یاسر عرفات کو ایک ساتھی کے ساتھ ڈیفنس کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا۔ اس اغوا میں پولیس کے کچھ کرپٹ افسر نے عزیر بلوچ کی مدد کی۔ انہیں لیاری کے علاقے غریب شاہ مزار کے قریب لا کر شدید ترین تشدد کیا گیا۔ عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور حمزہ سمیت پورے گینگ کے کارندوں نے مل کر ارشد پپو کو بدترین ٹارچر کیا۔ اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلی گئی۔ ارشد پپو کے قتل کے بعد پورے لیاری کے اندر فتح کا جشن منایا گیا۔ ارشد پپو کے قتل کے بعد اب عزیر بلوچ پوری لیاری کا سربراہ بن چکا تھا۔ اب عزیر بلوچ اکلوتا بادشاہ تھا۔ اب کوئی سیاستدان لیاری سے عزیر کی اجازت کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا۔ وزیر اس کے ڈیرے پر آیا کرتے تھے۔ کراچی کی بڑی مارکیٹوں، کھجور بازار، ٹمپر مارکیٹ، جاوید بحری، اس میں حمزہ اور بابا لاڈلا کے کارندے پرچیاں بانٹتے تھے۔ اگر کوئی بھتہ نہ دیتا تو اسے اغوا کر کے لیاری کے ٹارچر سیلوں میں لایا جاتا تھا۔ اس دوران کراچی دنیا کا کرمنل سٹی بن چکا تھا جہاں ریاست کے اندر ایک ریاست چل رہی تھی۔ ارشد پپو کے قتل کی ویڈیو جب منظر عام پر آئی تو ریاست کے پاس آپریشن کے سوا کوئی اور آپشن نہ بچا۔ سپٹمبر 2013 میں رینجرز نے ایک مقابلے میں حمزہ کو مار دیا جو گینگ کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ عزیر اور بابا لاڈلا، ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا۔ عزیر بلوچ ملک سے فرار ہو گیا جبکہ بابا لاڈلا بھی روپوش ہو گیا۔ لیاری کی یہ جنگ جو ایک فٹ بال کی گراؤنڈ سے شروع ہوئی تھی ایک انسانی سر کے ساتھ فٹ بال کھیلنے پر ختم ہوئی۔ عزیر بلوچ نے اپنے باپ کا بدلہ تو لے لیا لیکن اس کی اس وحشت نے لیاری کی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ رحمان ڈکیت کے خاتمے کے بعد چودھری اسلم گینگسٹر اور دہشت گردوں کے لیے موت کی علامت بن چکے تھے۔ 9 جنوری 2014 جب چودھری اسلم اپنے گھر سے نکل کر لیاری ایکسپریس وے پر جا رہے تھے تو ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا دی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ چودھری اسلم کی بلٹ پروف گاڑی کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی کیونکہ چودھری اسلم نے لیاری گینگ وار کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی آپریشنز کیے تھے۔ ان کی شہادت پر پورا ملک غمگین تھا۔ کراچی نے ایک ایسا محافظ کھو دیا تھا جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔ چودھری کی شہادت کے بعد جب کراچی میں آپریشنز نے شدت اختیار کی تو عزیر بلوچ کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا
और उज़ैर बलोच ने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। उज़ैर बलोच गैर कानूनी रास्ते से ईरान और वहां से दुबई निकल गया। वो समझ रहा था कि वो बच निकलेगा, मगर इंटरपोल और पाकिस्तानी इदारों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जनवरी 2016 में रेंजर्स ने अचानक ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया कि उज़ैर बलोच को कराची के मज़ाफ़ाती इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कहा जाता है कि उसे पहले दुबई से पकड़कर यहाँ लाया गया और फिर छुपा कर रखा गया। गिरफ्तारी के बाद उज़ैर ने सनसनी इंकशाफात किए कि वो सियासी क़यादत के इशारों पर कत्ल वारदात और भत्ताखोरी करता था, लेकिन बाद में वो इल्ज़ामात साबित न हो सके। इस गैंग का आखिरी कारिंदा बाबा लाडला 2017 में जो रहमान डकैत का शागिर्द और उज़ैर बलोच का सबसे खतरनाक वफादार साथी था, उज़ैर बलोच से इख्तलाफ के बाद अपना एक छोटा और अलग गैंग चला रहा था। फरवरी 2017 में रेंजर्स ने लियारी के इलाके फूल पत्ती लेन में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस शदीद मुकाबले में बाबा लाडला अपने दोस्त साथियों समेत मारा गया। बाबा लाडला की मौत लियारी गैंग के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इसके मरते ही लियारी में डर और खौफ का वो निजाम टूट गया जो दिहाइयों से कायम था। लियारी से गैंगवार का मुकम्मल सफाया हो चुका था। 2017 तक रेंजर्स और पुलिस ने लियारी के कोने कोने से गैंगस्टर का मुकम्मल सफाया कर दिया था। रहमान अपने 4 साथियों समेत मारा गया। हमजा को 2013 में मार दिया गया। उज़ैर बलोच को जेल में डाल दिया गया और बाबा लाडला भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। जो पीपल्स समन कमेटी रियासत के अंदर रियासत बनी हुई थी, पूरी तरह बिखर गई। गैंगस्टर या तो मारे गए या जेलों में डाल दिए गए या मुल्क छोड़कर भाग गए। आज का लियारी इस खौफनाक दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां हर गली में मोर्चा होता था, अब अमन की फिजा है। अब लियारी की गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, बल्कि बच्चों के खेलने का शोर सुनाई देता है। नो गो एरियाज खत्म हो चुके हैं और कराची का कोई भी शहरी अब लियारी में बिला खौफ व कतर जा सकता है। बॉक्सिंग और फुटबॉल के स्टेडियम्स बना दिए गए हैं। जहां कभी फुटबॉल ग्राउंड्स में लाशें छुपाने की जगह थी, अब वहां दिन रात टूर्नामेंट्स होते हैं। लियारी के नौजवान अब बॉक्सिंग और फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ली मार्केट और लियारी के दीगर कारोबारी इलाकों में दोबारा आबादियां और कारोबार का सिलसिला शुरू हो चुका है। भत्ताखोरी का निज़ाम जो कभी करोड़ों में था, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, लियारी की कहानी एक सबक है कि रियासत अगर अपना लोहा मनवाने पर आए तो बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी नहीं बच सकता। रहमान डकैत से शुरू होने वाली ये खूनी दास्तान उज़ैर की गिरफ्तारी और बाबा लाडला के अंजाम के साथ ख़त्म हुई। लियारी ने दिखा दिया कि वो दस्तूर की नहीं बल्कि अना की जंग थी जो इंसाफ पर ख़त्म हुई। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।